नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने किया था लेसन नंबर 5। आज हम करेंगे लेसन नंबर 5 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। तो पहले करते हैं बात महत्वपूर्ण तथ्यों की। खनिज क्या होता है? हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है और सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों के द्वारा ही होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता हो, एक रंग हो और निश्चित आकार हो, उसे हम खनिज बोल सकते हैं। लिग्नाइट ये निम्न कोटि का भूरे रंग का मुलायम कोयला है। ऐसा क्या है? लोहा, मैग्नीज, अभ्रक जैसे खनिजों के अंशों का मिश्रित। मतलब जब खानों से कोई खनिज निकालते हैं तो वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता, वो अयस्क के रूप में होता है। उस अयस्क को फिर शोधन करते हैं, मतलब साफ करते हैं, परिष्कृत करते हैं। उसके पश्चात हमें शुद्ध लोहा या शुद्ध कोई अन्य धातु हमें क्या है प्राप्त होती है। तो जब वो क्या होता है, विभिन्न अशुद्धियों के साथ रहता है, तो उसे अयस्क बोलते हैं। हेमेटाइट उद्योगों में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण लोहा। इसमें 50 से 60% लोहे का अंश होता है। मैग्नेटाइट उच्च कोटि का लोहा अयस्क, इसमें 70% लोहा अंश होता है। पेट्रोलियम क्या होता है? जब कोई खनिज तेल अशुद्ध रूप में होता है या वो कच्चा होता है, उससे हम बोलते हैं पेट्रोलियम। खनन क्या होता है? किसी भी खनिज पदार्थ को निकालने का तरीका या निकालने का कार्य खनन कहलाता है। लोहे खनिज जिन खनिजों में लोहे का अंश हो उसे लोहे खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज इत्यादि। मुंबई हाई ये मुंबई से 115 किलोमीटर दूर अरब सागर में तेल क्षेत्र है। मतलब ये समुद्रों के बीचों बीच का एरिया है जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। आणविक शक्ति अणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा। आणविक खनिज परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ, उनको आणविक खनिज कहते हैं। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम इत्यादि। बायोगैस वह ऊर्जा जो घास फूस, कृषि कचरा, जानवर और मानव के अपशिष्ट पदार्थों से जो गैस बनती है उसे बायोगैस कहते हैं। फिर धात्विक खनिज जिन खनिजों में धातु का अंश मिलता हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। फिर भूगर्भ शास्त्री वे वैज्ञानिक जो चट्टानों की प्रकृति, उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं। मतलब जो वैज्ञानिक चट्टानों के संबंधी में कार्य करते हैं उसे हम भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। धरती के अंदर का अध्ययन करने वाला। अब अलग अलग इलाकों में मिलने वाले खनिज, तो हम बात करेंगे यहाँ कौन सा खनिज किन किन राज्यों में मिलता है। ये विद्यार्थियों बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। लोहा अयस्क छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक मिलता है। मैग्नीज कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा इत्यादि। एल्यूमिनियम मतलब से बॉक्सर बोलते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। अभ्रक झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान इत्यादि। फिर तांबा मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। फिर सोना कर्नाटक और बिहार। फिर कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि। फिर खनिज तेल मुंबई हाई, असम, गुजरात, अरुणाचल, आंध्रा, तमिलनाडु। अब बात करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न की। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षेद पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता? मतलब कौन सा खनिज है वो चट्टानों के टूटने से बनता है, जो अपक्षेद पदार्थों से बनता है? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये होगा बॉक्साइट। उत्तर नंबर जो है खे वो बिल्कुल राइट है। सोना रोंग है, जस्ता रोंग है, कोयला रोंग है। फिर झारखंड में जो कोडरम स्थान है वहाँ से कौन सा खनिज मिलता है? विद्यार्थियों कोडरम जो स्थान है वहाँ से मिलता है अभ्रक। बॉक्साइट नहीं मिलता, लोहा नहीं मिलता और तांबा भी नहीं मिलता। फिर निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? उत्तल छठी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायंत्री चट्टान,
और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी ध्यान में भाई, इनमें से उत्तर होगा तल छट चट्टान, अगन्य नहीं होगा, कायांतरित नहीं होगा और कोई नहीं होगा। फिर है मोनोजाइट रेत में से निम्नलिखित कौन सा खनिज मिलता है? तो ये विद्यार्थी ध्यान भाई, ये रेत केरल की है, यहाँ से मिलता है थोरियम, कोयला नहीं मिलता। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। निम्नलिखित में प्रश्नों में अंतर जो शब्द दिया है यहाँ आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। विद्यार्थी टाइपिंग में कई बार क्या मिस्टेक हो जाती है। लोहा और अलोहा खनिज, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो करिए, करते हैं उत्तर। पहला है लोहा और अलोहे में अंतर क्या होता है? लोहा और अलोहा, वह खनिज जिनमें लोहे का अंश होता है वह लोहा खनिज कहलाता है, और जिनमें लोहे का अंश नहीं होता वह अलोहा खनिज कहलाता है। अब दोनों के दो एग्जाम्पल आप कर लीजिए। लोहा की लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। अलोहा का सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। फिर परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या अंतर है? तो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप, विद्युत, जल विद्युत, परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत साधन है। इन साधनों का नवीकरण नहीं हो सकता। ये साधन क्या है? सीमित है और लगातार प्रयोग करने पर क्या है? समाप्ति के कगार पर है। जबकि सूर्य, वायु, ज्वार भाटा, जायोथर्मल, बायोगैस, खेतों और पशुओं कूड़ा करकट, मनुष्य का मलमूत्र आदि से प्राप्त होने वाली ऊर्जा गैर परंपरागत साधन है, क्योंकि इनको दोबारा से तैयार किया जा सकता है, बार बार इनका प्रयोग भी किया जा सकता है। तो प्रश्न है खनिज क्या है? तो खनिज उन प्राकृतिक पदार्थों को कहते हैं जो छेलों से मिलते हैं, चट्टानों से मिलते हैं। और भूविज्ञानिक अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है जिसकी एक निश्चित संरचना होती है। खनिजों में खनिज क्या होता है? कई रूप में होते हैं, कठोर, ठोस, नरम इत्यादि। फिर अगन्य और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो अगन्य और कायांतरित चट्टानों में खनिजों दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विवरों मिलता है। छोटे जमाव सिराओं के रूप में, बड़ा जमाव परत के रूप में मिलता है। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के भूपृष्ठ की ओर धकेलते हैं। ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धातु खनिज जस्ता, तांबा, जिंक और सा आदि इसी तरह सिराओं और जमाव के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब आती है खनिजों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो वर्तमान के औद्योगिक में विभिन्न प्रकार खनिजों भारी प्रयोग करते हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर ना कम है। मतलब खनिज जो अपने यूज कर रहे हैं उसकी तुलना में उनका निर्माण बहुत ही कम हो रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए खनिज क्या है? सीमित है, नवीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्य व संपत्ति है, लेकिन अल्पजीवी है। अयस्कों के लगातार खनन से इनकी क्वालिटी और कम हो जाती है। इसलिए खनिजों का संरक्षण क्या आवश्यक? इसके लिए हम खनिजों को पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे सतत पोषण ढंग से इनका प्रयोग करना चाहिए। फिर भारत में कोयले का वितरण समझाइए। तो आप जानते हो मानव के विकास में कोयले का बहुत महत्व है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पहला पिट, इसमें कार्बन कम होता है, नमी अधिक होती है, उसमें ताप भी क्या होता है? कम होता है। लिग्नाइट निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, वो मुलायम होने के साथ ये नमी वाला होता है। बिटुमिन्स गहराई में दबा अधिक तापमान से प्रभावित कोयला होता है, इसको बिटुमिन्स कहते हैं। एंथ्राइट जो सबसे उत्तम कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 80% से ज़्यादा होती है और ठोस काला और कठोर होता है। कोयले के भारत में बहुत बड़े भंडार हैं। भारत में कोयले के 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों का सेल कर मिलता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। दूसरा टर्शियरी युग जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयले हैं, प्रमुख दामोदर घाटी बंगाल में है, झारखंड में है। झरिया, रानीगंज, बोकारो झारखंड में है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जमाव मिलते हैं। टर्शरी कोयला क्षेत्र उत्तरी पूर्व राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड मिलता है। 1997 में भारत में कोई 32 करोड़ टन
कोयले का उत्पादन हुआ था, जबकि 1991 में 3.23 करोड़ टन का ही उत्पादन हुआ था। भारत में उत्पादित होने वाले कोयले का 2/3 से अधिक भाग बिजली बनाने काम आता है। फिर भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, बताइए कैसे। तो सौर ऊर्जा के उज्जवल भविष्य के बहुत सारे कारण हैं, उन्हीं कारणों पर हम बात करते हैं। नंबर 1, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की बहुत संभावनाएं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष हम सौर ऊर्जा के तैयार कर सकते हैं। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा धूप को सीधे बिजली में चेंज किया जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कल बताया मैंने आपको गुजरात के पास है। गुजरात में भुज के पास माधोपुर में, जहां सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का मुक्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे साधन हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा इनको प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन बात करें सौर ऊर्जा की, कोई नवीकरण संसाधन है, इसको बार बार आप यूज में ले सकते हो। ऐसा मानते हैं सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में लकड़ी और उपले जानते गोबर से बनते हैं, इन पर निर्भरता है वो कम हो सकती है। फलस्वरूप पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान देगा। कृषि के अंदर भी क्या इसकी बहुत ही अधिक महत्व है। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। खाना बनाना, पंप द्वारा पानी निकालना, पानी गर्म करना, दूध को कीटाणु से मुक्त करना तथा सड़कों पर रोशनी करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह विद्यार्थी अपना ये लेसन नंबर 5 भूगोल का है वो कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे लेसन नंबर 6। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।